कब लागू हुआ, किसने लागू करा, दिस वाज द पर्सन लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंटेड इन द बंगाल। You have to know the fight between the Hoi influxed and Pahadiyas and Santals. You have to describe about the Pahadiya कौन थे, जंगली थे, पहाड़ों पे रहते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते थे, और 70s की पॉलिसी, नॉट पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि उसको किस तरीके से ब्रूटली मारना, पहाड़ियों को खत्म कर देना, लिटरली मर्डर करना उन लोगों का। वो संथाल फॉरेस्ट कट करते थे, आइडल सेटलर थे। यू हैव टू नो ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट थिंग आ जाती है अमेरिकन क्राइसिस। अमेरिका में कॉटन बूम। बेसिकली क्या था, जो 3/4 जो कॉटन था जो ब्रिटेन की कंपनीज को जाता था, वो जाता था अमेरिका से। ये अंग्रेजों को यानी ब्रिटेन के लोगों को हमेशा डर होता रहता था कि अगर बाय चांस अमेरिका से कॉटन की सप्लाई कट हो जाए तो क्या करेंगे वो लोग। इसलिए 1857-1859 में उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मोटिव मेन ये था कि वो दुनिया के हर स्पॉट पे नजर मारे, हर स्पॉट को ढूंढे जहाँ पे कॉटन उगाई जा सकती थी, और इंडिया को मिला वो इंडिया उन्हें लगी, बिकॉज इंडिया की फर्टिलिटी अच्छी है, इंडिया का क्लाइमेट सही है, इंडिया की कॉटन क्वालिटी जो बहुत बढ़िया है। सो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो बेसिकली वहां से कॉटन मिलना बंद हो गया अमेरिका की तरफ से ब्रिटेन को। सो ब्रिटेन वालों ने इंडिया की तरफ अपना मूव करा। लंकाशायर की जितनी भी इंडस्ट्री थी वहां से इंडिया में कॉटन जाता था, वहां को इंडिया से कॉटन जाता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के में पैसा नहीं था, तो ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, जितने मनी लेंडर होते थे वो पहले पैसे दे देते, पहले उधार दे देते थे, और वो कहते थे बाद में चुका देना कोई बात नहीं, और इंटरेस्ट रेट पर बहुत हाई था। पर जैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म हुआ, अमेरिका ने रिज्यूम कर दी दोबारा कॉटन सप्लाई करना। इस बूम जो थी कॉटन की ज्यादा दिन चल नहीं पाई और दोबारा किसान कर्जे में आ गए। You should know about the Awadh revolt 1851 का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी कमेंट क्या था, ये उसका कमेंट था। यू हैव टू नो अबाउट इट। कब हुआ और मिस्टेक कर दी अंग्रेजों ने कि वहाँ का लेटर पॉपुलर नहीं है, पर वहाँ का लेटर बहुत पॉपुलर था। यू हैव टू नो अबाउट समरी सेटलमेंट क्या थी और तालुकदार की पोजीशन डिस्पोज कैसे करी गई, और जो भी रिवोल्ट कर रहे थे उन लोगों ने अल्टरनेटिव पावर क्यों ढूंढा, इन लोगों के पास वो दोबारा क्यों गए, वो हिल स्टेशन ब्रिटिशर ने क्यों चूज करा, बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर कूल था। पहला स्टेशन कौन सा था, शिमला था। माउंट आबू उसके बाद बना जो एंग्लो मराठा वॉर में बनाया गया, फिर दार्जिलिंग छीना गया सिक्किम के रूलर से। उन्होंने बेसिकली चूज ले करा क्योंकि वो एक रिक्रिएशनल सेंटर बना और सेंटोरियम बना, वेयर द ब्रिटिश हाई ऑफिसर एंड द ब्रिटिश पीपल कैन गो एंड रिफ्रेश देयरसेल्फ। You have to know about the 3 types of architecture: Neo-Gothic, Indo-Ceramic and the Indo-Islamic। ये थी ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या चीज है वो, और अंग्रेजों को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी जब वो सेंसस कलेक्ट कर रहे थे। You have to know about the language dispute क्या थी, पावर डिस्प्यूट क्या था, राइट ऑफ मिनोरिटी क्या था। जो लास्ट चैप्टर है आई मीन यू कैन लीव इट बिकॉज उसकी इतनी रिलेवेंस नहीं है। अगर वो बाई चांस आएगा तो इस चैप्टर में सिर्फ 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसमें भी चॉइस होगी पार्टीशन वाले चैप्टर में से है इसमें। So if you do partition chapter, अच्छे very good, then you can leave it. It is my suggestion that you can leave it, but don't take a risk. Beware of it. You should rate it, but इतना extensively मत पढ़ना जितना तुम partition पढ़ोगे। So now I will tell you the story of the independence. Basically अब इसमें मैं 2 चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ, तो गांधी वाला और पार्टीशन वाला। पार्टीशन करा गया बंगाल का 1905 में, ये कहते हुए कि जो बंगाल है बहुत बड़ा प्रोविंस है और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बेसिकली इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा, हिंदू लोग को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिया 1909 में, और उसको बढ़ा दिया 1919 में। जब मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लोधी रोड। लोधी रोड एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है 70%, देयर इज अ मुस्लिम। सो वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। अब प्रॉब्लम ये थी सिर्फ और सिर्फ 70% मुस्लिम लोग ही वहाँ पे वोट देंगे, जो 30% है हिंदू, पारसी या सिख, जो और लोग है वो वोट नहीं देंगे। तो यू नो दिस क्रिएट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दी हिंदूज, मुस्लिम एंड ऑल अदर कम्युनिटीज। अंग्रेजों की चाल थी। गांधी जी हिंदुस्तान वापस आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से। अगले साल वो पूरा स्पेंड करते हैं पूरे इंडिया को घूमने में ऑन द एडवाइस ऑफ द गोखले। गोखले वाज बेसिकली एक पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द गांधी जी। 1916 में वो बीएचयू में एक मैग्निफिसेंट स्पीच देते हैं। गांधी जी ने उसके बाद एक सीरीज लॉन्च कर दी थी सत्याग्रह की, पहले चंपारण में, बिहार, खेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात में। वर्ल्ड वॉर 1 होता है 1915-1918 में। हमको लगा अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश की मदद करेंगे तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हो जाएगा तब वो हमें कुछ पॉलिटिकल राइट देंगे, पर इसके बदले में वी गेट रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, जिसके अंडर में हमारी जो प्रेस थी उस पर सेंसरशिप लगा दी गई। और इस
एक्ट ने अंग्रेजों को ये राइट दे दिया कि वो किसी आदमी को भी डिटेन कर सकती है, पकड़ सकती है, बिना किसी रीजन के जेल में डाल सकती है। और जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ 1919 में, जनरल डायर ने करा जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने आए थे और उनके लीडर, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, राना अहमद, उनके प्रोटेस्ट करने के लिए वहीं पे जनरल डायर आए और गोली का ऑर्डर दिया और सब लोग मर गए वहाँ पे। एक बीच में कुआं होता था, आई थिंक यू कैन सी वेल हियर, वो उसमें सब कूद गए, पर तब भी सब लोग मर गए वहाँ पे। उसके बाद में जब ये सब हुआ तो आती जो मिट्टी थी पूरी खून से लाल हो गई। उस टाइम एक 13 साल का लड़का शहीद भगत सिंह वहाँ जाता है, उस मिट्टी को चूमता है और अपने जेब में भर के आता है। वो डेली सुबह सुबह उस मिट्टी को चूमता है और कसम खाता है कि इसका बदला वो लेके रहेगा। और बाद में वो पार्लियामेंट में बम फेंकता है और शहीद हो जाता है, फांसी लग जाती है। अब 1919 में गांधी जी ने रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग का सत्याग्रह लॉन्च करा। जब गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च करा, गांधी जी नोटिस की बहुत बड़ी मेजोरिटी में लोग इससे जुड़ रहे हैं, सत्याग्रह सक्सेसफुल हो रहा है, तो गांधी जी ने अगले ही साल 1920 नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट लॉन्च करा। बेसिकली गांधी जी का कहना ये था कि जो है जब हिंदुस्तान इसलिए टिके हुए हैं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, वी शुड नॉट कॉपरेट देम। बट 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी में बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक लोग इन्हें तैयार नहीं है, लोगों को अपने सत्याग्रह का मीनिंग पता नहीं है। सो 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो जाता है। गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं 1922 को। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, मुस्लिम लीग फॉर्म होती है 1906 में और हिंदू महासभा 1915 में। यू शुड नो अबाउट द डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द वन इमेज ऑफ द मुस्लिम लीग। ड्यूरिंग 1920 और 1930 में हिंदू मुसलमानों के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कुछ इश्यूज को लेके। कुछ इनमें से इशू ये थे कि जो मस्जिद के बारे में म्यूजिक चलते थे, कीर्तन वगैरह होते थे और काऊ को स्वेटर कर जाता था, जो हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं था। और आर्य समाज के कुछ एफर्ट थे, जो भी हिंदू लोग कन्वर्ट होकर मुस्लिम में चले गए थे, यानी इस्लाम धर्म को अपना गया था, उनको वापस आ रहे थे, शुद्धिकरण बेसिकली हो रहा था। तो इससे मुसलमानों को बहुत बुरा लगा। और आरएसएस का रोल इन नेगेटिव सेंस बुक में दिखा रखा है। बेसिकली जो हमारे हिस्टोरियन है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी लिखी है, दे ऑल आर द प्रोफेसर्स ऑफ जेएनयू एंड दे आर ऑल कम्युनिस्ट इन नेचर। तो ये लोग नेशनलिस्ट होते हैं नहीं, और इसलिए आरएसएस का रोल नेगेटिव में दिखा रखा है। बेसिकली आरएसएस समथिंग एल्स, हमारे कोर्स में नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर बताता। जहाँ भी गांधी जी जाते थे वहाँ पे एक तरीका का रूमर आ जाता है कि गांधी जी के पास एक मैजिकल पावर है, भगवान ने उनको भेजा है उनके दुख दर्द को सॉल्व करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। 1917 और 1922 के बीच में गांधी जी के पास इन सभी लोगों की पूरी बटालियन मौजूद थी। पॉलिटिकल लोग उनके पास थे, हथियार थे उनके पास। अब इनके साथ वो अपना बेसिकली सत्याग्रह आगे लॉन्च करने वाले थे। लाहौर का सेशन लॉन्च करता है 1929 में। इस सेशन में दो बहुत बड़ी चीजें होती है। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए दिए जाते हैं। अब इससे बात साबित हो चुकी थी, जो कांग्रेस का जो बैटन है, पावर का जो बैटन है, वो यंगर जनरेशन के हाथ में आ चुका है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हम पूर्ण स्वराज की बात होती है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और अब से हर साल अगले 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। पर बाद में हमें आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो इसलिए ये डेट क्लैश हो जाती है। बाद में 1950 को इस दिन में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और ये जो इंडिपेंडेंस डे हम पहले मना रहे थे, वो अब रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन पर। गांधी जी ने 1930 को दांडी मार्च, यानी कि बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट मार्च लॉन्च करा, और इसी के साथ साथ सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट का लॉन्च हो गया। सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट बेसिकली था कि कानून को तोड़ो, जानबूझ के तोड़ो। सॉल्ट मार्च करा, कानून को तोड़ा, जो कानून का लॉ का जो नमक कानून था उसको तोड़ा गांधी जी ने, जगह जगह पे देश में ये तोड़ा। और उसी के साथ साथ जैसे गांधी ने सॉल्ट मार्च करा, सॉल्ट के रूल को तोड़ा, लॉ को तोड़ा, गांधी जी अरेस्ट हो गए, सभी कॉन्फ्रेंस अरेस्ट हो गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई नवंबर 1930 में। प्रॉब्लम ये थी, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वो सारे इस टाइम पीरियड पे जेल के अंदर थे, तो गांधी जी को रिलीज करा गया, और गांधी जी अरविंद के साथ, जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे, उनके साथ पैक्ट साइन किया जाता है। उसमें 3 बातें होती है। नंबर 1, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंटों से बंद करा जाएगा, और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर है उन सबको रिलीज करा जाएगा, और अब सॉल्ट मैन्युफैक्चर की अलाउंस हमें मिल जाएगी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में लंदन में, जहाँ पे गांधी जी प्रेजेंट होते हैं कांग्रेस की तरफ से, और वहाँ पे वो कहती है कि आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया। और इसी टाइम पीरियड में मोहम्मद अली जिन्ना, बी.आर. अम्बेडकर और प्रिंसली स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन उठाते हैं कि दैट यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ इंडिया, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स, द सोशली बैकग्राउंड क्लासेस एंड द प्रिंसली स्टेट।
तो वहाँ पे सब लोग लड़ने नहीं जाते और ये पूरा का पूरा टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। अंग्रेज टेबल में बैठे बैठे मजे ले रहे होते हैं और गांधी जी उन सबको मना रहे होते हैं कि नहीं भैया आप हिंदुस्तान के ही हिस्से हो। 1935 को एक न्यू गवर्नमेंट ऑफ एक्ट पास करते हैं। उसमें प्रॉमिस किया जाता है कि अब हिंदुस्तान के लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी। 1937 में इलेक्शन होती है। इसमें लीग फेल होती है एक सिंगल सीट जीतना नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न प्रोविंस में। और ये कुछ डाटा है, इस डाटे को पढ़ो। डाटा से हमें पता लगता है कि लीग बेसिकली इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल फेल हो जाती है। यूनाइटेड प्रोविंस जो आज के टाइम का यूपी का इलाका है, वहाँ पे मुस्लिम लीग चाहती थी कांग्रेस के साथ ज्वाइंट गवर्नमेंट फॉर्म करना, बट कांग्रेस ने सोचा भैया हम तो मेजोरिटी में क्यों ज्वाइंट गवर्नमेंट फॉर्म करें। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी बेवकूफी और गलती थी। अब इस टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग को जहाँ कांग्रेस के साथ रहे कुछ मिलने वाला है नहीं। ये मुस्लिम को हमेशा दबाते रहेंगे, ये अपने फायदे का करेंगे। अब तो हमें अलग होने की मांग करनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस पार्टी की। सबसे शर्म की बात यह है कि दैट पर्सन हु रोट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पोएट इकबाल ने अपनी 1930 की स्पीच में सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र करा। बेसिकली उसने पाकिस्तान का जिक्र करा था और बाद में पाकिस्तान उसी थ्योरी बनी, उसी की थ्योरी बेस बनी थी। 1940 में मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को ऑटोनॉमी की बात की जाती है। इस टाइम पीरियड तक भी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग इतनी सीरियस नहीं थी पाकिस्तान की डिमांड करने के लिए। पर जब 1946 का इलेक्शन होता है, प्रोविंशियल इलेक्शन, कांग्रेस 91% वो नॉन मुस्लिम वोट जीतती है और मुस्लिम लीग सारी की सारी सीट जीत जाती है जो कि रिजर्व होती है मुस्लिम के लिए, और 86% नॉन मुस्लिम वोट जीतती है और 442 509 सीटों में से वो जीत जाती है। अब मुस्लिम लीग को लग जाता है कि भैया हमारे तो बहुत अच्छी पकड़ है, मुसलमानों के बीच में तो अलग देश हम ले सकते हैं बड़े आसानी से। अब इसी टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने अपनी चाल चली और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान हिंदुस्तान आया, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में नेगोशिएट कराने के लिए आया था। इसने बोला कि इंडिया का जो फेडरेशन होगा जूस फेडरेशन होगा जिसके अंडर 3 मोटे मोटे स्टेट्स आएंगे। नंबर 1 मेजोरिटी का, दूसरा तीसरा ऑल्सो मुस्लिम। और जो पार्ट बी और पार्ट सी होगा, दे कैन secede एनी टाइम इफ दे फाउंड दैट दे आर एस्पिरेशन देयर डिमांड्स आर नॉट फुलफिलिंग। तो बेसिकली इतना लूज कॉन्फेडरेशन था कि जो सेंटर पे कुछ पावर ही नहीं थी, ना ही मुस्लिम लीग को पसंद आया ना कांग्रेस को पसंद आया। तो कैबिनेट मिशन प्लान पूरा फेल हो गया। इसी प्लान ने बहुत बहुत ज्यादा फूट डाल दी। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा गया और 1945 में ही गांधी जी ने ड्रॉ करते जब गांधी जी ने देखा इतना सब हो रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ फायदा तो बचा है, न कांग्रेस के साथ आ रही है ना मुस्लिम लीग के साथ आ रही। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग बनाती है। अब तो पाकिस्तान लेके ही रहेंगे, डायरेक्टली कुछ भी हो जाए, बेसिकली कहने का मोटिव ये था। 15 अगस्त 1947 को हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर दिल्ली के लाल किला मैदान में होते हैं, लाल किला में होते हैं और रेड फोर्ट में वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस को। बट गांधी जी वॉज नॉट देयर। गांधी जी और बेसिकली इंडियन नावखाली विलेज विच इज इन टुडे पार्ट ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच में राइट कम करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। 30 जनवरी 1930 को एक हिंदू आदमी नथुराम गोडसे ने उन पे गोली दाग के